हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। बड़ी ही शानदार श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं हम। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार ज़रूर क्लास को देखें प्यारे बच्चों, सिर्फ एक बार क्लास को ज़रूर देखें। अगर पसंद ना आए तो फिर क्लास को लीव कर देना प्यारे बच्चों। गारंटी के साथ क्वेश्चन आने वाले, और ये संविधान की पहली क्लास मौलिक अधिकार को लेकर यहाँ पे हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हमें मौलिक अधिकार में क्या क्या देखना है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला पॉइंट तो यहाँ से आपका बनता है। इसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हमारे संविधान में, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट से प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है किसे, मौलिक अधिकार को, जो कि आपके भाग 3 और अनुच्छेद 12 से कहाँ तक, 35 तक पाए जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि हमारे हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार, वह आपका ख़त्म कर दिया गया। पहले आपको बता दें, पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। लेकिन ये वाला संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है, तो अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अब देखिए, हटा दिया गया है इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हटा नहीं दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ पे, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कहाँ पर रख दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। यस, वेरी गुड। यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हम आपको बता देते हैं। यस, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार कर दिया। अब ये होता क्या था, इसको समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्यों किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार में आपका संपत्ति का अधिकार जब जुड़ा हुआ था, तब कानूनी व्यवस्थाओं में, कानूनी कामकाजों में, सरकारी कामकाजों में बड़ा व्यवधान होता था। कैसे होता था, जैसे कि कहीं से रोड निकलना है या कहीं से नहर निकलनी है, ठीक है, तो क्या होता था कि जो वहाँ पर किसानों की ज़मीनें आया करती थीं, वो उनकी निजी संपत्ति कहलाती थी। और निजी संपत्ति, मौलिक अधिकार था उनके पास कि वो उनकी निजी संपत्ति है। तो उस निजी संपत्ति के चलते वो लोग वहाँ से रोड या नहरों को निकलने नहीं देते थे। समझ में आ रहा, वो रोड या नहरों को निकलने नहीं दिए देते थे। इसलिए क्या होता था प्यारे बच्चों, कि सरकारी कामकाजों में बड़ा व्यवधान होता था। तो सरकार ने क्या किया कि 44वें संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो वहाँ उन्होंने बात रखी और मौलिक अधिकार को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ पर संपत्ति का क्या, कानूनी अधिकार रखा गया। भाई, आपके पास ज़मीन है, आपकी है, लेकिन कानून के बाध्य है, कानून के दायरे में है। सरकार जब चाहे आपकी ज़मीन को आपसे हड़प सकती है, छुड़ा सकती है। ठीक है, हाँ, एक आपका अलग नज़रिया है कि सरकार किस हिसाब से आपको मुआवजा दे रही है, किस हिसाब से पैसा दे रही है, उस हिसाब से वो आपको पैसा दे के ज़मीन को अपने कब्जे में कर सकती है। तो इससे क्या होता था कि जहाँ से भी उन्हें रोड निकालना है या नहर वगैरह निकालनी है, सरकारी संपत्ति का जहाँ भी निर्माण कराना है उनको, वो करा सकते थे कानून के तहत। तो यहाँ से कानूनी अधिकार को उन्होंने चला दिया। चलते हैं अगले पेज पर।
इसके बाद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद कहाँ तक, हमने आपको पिछली इसमें बता दिया 35 तक पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। समता, पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है इसको, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनको आपको लाइन से याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले शुरुआत अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में होती है। देखिए ई से क्या होता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब होता है समानता, ठीक है। इक्वलिटी मतलब समानता। ई से क्या हो गया, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार हो गया, ठीक है। एफ फ्रीडम, एफ से होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया। इसके बाद तीसरा है आपका एक्सप्लोटेशन, मतलब एक्सप्लोटेशन का ई होता है शुरुआत में, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इसके बाद रिलीजन्स, रिलीजन का मतलब धार्मिक, रिलीजन्स का आर ले लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडियस, मतलब आर मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, EFERER, ठीक है। EFERER। ई से हो गया आपका इक्वलिटी, एफ से हो गया फ्रीडम, ई से हो गया एक्सप्लेशन, आर से हो गया रिलीजन, ई से हो गया एजुकेशन, और सी से क्या बता आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडियस। रिमेडियस का मतलब आर संवैधानिक उपचार हो गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बड़ी ही मज़ेदार श्रृंखला आप लोगों के सामने, और बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों के सामने मौलिक अधिकार के लिए। सबसे पहला आपका ई से क्या था, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता का अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के प्रति समानता का अधिकार सबको विधि में दिया गया है। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। भाई कोई भी राज्य हो, कोई भी आपका राज्य हो, सभी व्यक्तियों के लिए कैसा कानून रहेगा, समान रहेगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई कानून लागू है और किसी के ऊपर किसी प्रकार की धारा लागू है, किसी के ऊपर किसी प्रकार की धारा नहीं। कानून की व्यवस्था में सभी लोगों के लिए, यदि सभी लोग के लिए क्या है, समान रूप से मानदंड तय है, ठीक है। कानून व्यवस्था समान रूप से है। अनुच्छेद 14 में है ये विधि के समक्ष अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब ना तो किसी के ऊपर क्या है, राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाई अनुच्छेद 15 कह रहा है कि सभी के ऊपर कैसे, धर्म, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो नस्ल के नाम पे हो, चाहे वो किसी जातिगत मामले में हो, या वो स्त्री पुरुष लिंग के नाम पे हो, या उसका जन्म स्थान के नाम पे आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता क्या है, लोक नियोजन के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर होगा। अब बात आरक्षण। अब देखिए लोक नियोजन, जैसे आरक्षण किसी को दिया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है ना।
आरक्षण देना एक अलग अपवाद हो गया। एक ये अपवाद हो गया कि किसको कितना आरक्षण दिया जा रहा है। बाकी आप लोगों को लोक नियोजन के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है और एक आरक्षण देना वो एक अलग चीज़ है। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अब इसके बाद बात करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 17। तो समानता के अधिकार अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? 17 में कहा गया है इसके अंतर्गत अवश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भाई आप किसी को किसी के प्रति भड़काते हैं, धर्म के हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो नस्ल हो, चाहे किसी प्रकार का हो, अगर आप किसी को किसी प्रकार से भड़काते हैं तो वह एक आपराधिक दृष्टि में आएगा। उसके लिए आपका दंड जो निश्चित है वो आपको दिया जाएगा। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप किसी को छुआछूत के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? आप कानूनी तरीके से दंड के भागीदार होंगे। ठीक है। धर्म, जाति, रंग के आधार पर, छुआछूत के आधार पर आप अस्पृश्यता नहीं फैला सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या था? उपाधियों का अंत कर दिया गया। भाई 18 में क्या होगा कि उपाधियों का अंत कर दिया। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। भाई जैसे पहले आपका महाराजा रहे, सुल्तान रहे, दिल्ली के सुल्तान रहे, बादशाह रहे, राय बहादुर रहे, है ना, या कह सकते हैं जैसे भारत रत्न के नाम पे हो गया या मेजर हो गया। तो पहले व्यक्ति क्या थे? एक उपाधि जोड़ दिया करते थे, जबकि उनके पास उस चीज़ के लिए योग्यता हो या ना हो। ठीक है। तो वो एक अलग मैटर है कि योग्यता है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि लिए जा सकते हैं, इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। भाई आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो आप वो ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको उपाधि के रूप में इसको प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात क्या है? एजुकेशन, आर्मी रैंक, प्रोफेसर प्यारेलाल, ब्रिगेडियर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर हाथी, ये अपवाद है। इस प्रकार से आप कुछ लोग लिखते हैं तो ये अपवाद की दृष्टि में आते हैं, क्योंकि आपकी क्या है, एजुकेशन या आर्मी रैंक वाले व्यक्ति होते हैं जो आपके इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। अगला है आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विधि के समक्ष अधिकार। अनुच्छेद 15 में पढ़ा हमने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव या छूआछूत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। वही जातिगत भेदभाव या धार्मिक भेदभाव या रंग रूप के आधार पर आप किसी को अलग नहीं कर सकते, है ना, अस्पृश्यता नहीं फैला सकते। अनुच्छेद 18 में क्या था? उपाधियों का अंत कर दिया गया। भाई आप बिना किसी तरीके से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, अपने नाम के पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकते। नंबर दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ से देखें, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 6 स्वतंत्रता के अधिकार है वर्तमान समय में। पहले कितने थे? 7 थे, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। पहले था 7 तरीके का, लेकिन अब कितने? 6 तरीके से है, क्योंकि 44 में संविधान संशोधन 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका संपत्ति का अधिकार नष्ट कर दिया गया था, जो हमने अभी आपको बताया था। देखिए 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। अब हम आपको यहाँ से आप बता दें किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है क्रम से, तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। वो सबसे पहले देख लेंगे 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19B में सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश पर कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19E में किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। और 19F जो कि आपका क्या हो गया? खत्म हो गया है,
हमने यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है, संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। 19 जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक कहानी बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कहानी बनाएंगे। किसी व्यक्ति को अपने किसी संगठन का क्या गठन करना था और उसका व्यापक फैलाना था उसको। ठीक है, बहुत दूर तक फैलाना था। तो उसने क्या किया, वो एक जगह खड़े होके बोलने लगा। उसको बोलने की स्वतंत्रता थी, तो क्या कहा, वो भाषण देने लगा। अब भाषण देने के लिए उसको क्या क्या करना था। अब उसको अच्छा भाषण आने लगा, तो अब भाई उस व्यक्ति को एक सभा में बुलाया गया। एक उसने सभा बनाई। सभा में क्या किया, सभा बुलाई। तो सेकंड नंबर पे उसने कहा क्या काम किया, वो सभा की स्वतंत्रता उसको मिली। उसने एक सभा बनाई। जब उसने सभा बना ली तो अपने संगठन को फैलाया। तो एक संगठन बनाया उसने। ठीक है, तो संगठन बन गया। अब भाई संगठन को उसने एक जगह बनाया था। अब क्या किया, उसने सोचा कि संगठन को हम क्यों ना फैलाएं, तो देश में विदेशों में फैलाएं अपने संगठन को। तो वो क्या है, देश विदेश में कहीं भी जाकर अपना संगठन फैलाने लगा। उसको स्वतंत्रता थी कि वह कहीं भी आगमन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद जब वह देश विदेश में गया, तो जब वो संगठन के प्रचार प्रसार के लिए जाएगा, तो वहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वह ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, तो वह वहाँ पर निवास करेगा कि नहीं करेगा। तो या किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता भी उसको यहाँ से मिल गई। क्रम से देखना। इसके बाद अब संपत्ति, वहाँ पर रहेगा तो संपत्ति बनाएगा, तो इस संपत्ति का अधिकार उसका नहीं मिला उसको। ठीक है, संपत्ति नहीं बना सकता। लेकिन वहाँ रहकर वो अपनी खाने पीने का जुगाड़ कैसे करेगा, तो वहाँ जाके वह अपना व्यापार भी कर सकता है, कुछ धंधा पानी करके भी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कहानी याद रखनी है कि पहले वह बोलना सीखेगा, फिर सभा में बोलना सीखेगा, फिर संगठन बनाएगा, संगठन में जाएगा, संगठन में बनाना सीखेगा, फिर जाके वो देश विदेश में अपना प्रचार प्रसार करेगा और देश विदेश में बोलना सीखेगा। फिर जाके अगर जब देश विदेश जाएगा तो वहाँ पर निवास करेगा। निवास करने के बाद अपने खाने पीने के लिए वह क्या करेगा, व्यापार करने की स्वतंत्रता उसको मिली है, तो व्यापार करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन अगले सीरीज के अगले पृष्ठ पर। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में 22वां अनुच्छेद 22 में क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या कह रहा था। अनुच्छेद 19 आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में हमें कुल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। और 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्राप्त हुई, ये हमने आपको ट्रिक से बता दी। इसके बाद अनुच्छेद 20 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। भाई दोष सिद्ध होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, तो जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं दे सकते। ठीक है, जब तक उसने दोष सिद्ध ना हो जाए। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है उसको। कौन सा, एक अपराध की सजा। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध में एक ही बार उसको सजा दे सकते हैं। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा। देखिए जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया आज से 5 साल पहले, समझना प्यारे बच्चों, आज से 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उसने अपराध किया। ठीक है, इसके बाद उसका जाके क्या हुआ, कोर्ट में जाके मुकदमा चला। ठीक है प्यारे बच्चों, कोर्ट में मुकदमा चला और उसको क्या हुआ कि 5 साल बाद सजा हुई। उसका दोष 5 साल बाद सिद्ध हो गया। ठीक है, 5 साल बाद सिद्ध हो गया। तो और अभी बीच में क्या हो गया, 5 साल के बीच में कानून में, संविधान में संशोधन हो गया। अब उस क्या किया, उसने जो दोष किया था या अपराध किया था उस समय 5 साल पहले, तो उस समय उस अपराध की सज़ा जो थी उसको आज वही सज़ा दी जाएगी। क्यों, ना कि जो परिवर्तित सज़ा मिली है, सज़ा परिवर्तित के रूप में, संशोधन होने के रूप में या तो सज़ा बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो इस सज़ा से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उस समय 5 साल पहले जो कानून व्यवस्था में जो सज़ा थी वही सज़ा उसको दी जाएगी। तो अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत उसको 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 1 साल हो, और चाहे कानून में परिवर्तन हुआ हो या नहीं हुआ हो। आप क्या होगा, संविधान परिवर्तन से इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने अपराध किया था, जब आपका मुकदमा स्टार्ट हुआ था, तब
जो कानून में सज़ा थी वही आपको मिलेगी। इसके बाद खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको खुद के खिलाफ कानूनी गवाही देने के लिए किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि वह कानून गवाह दे, अपना दोष सिद्ध करे या ना करे, तो उसको कानूनी गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपके अनुच्छेद 20 में आपको आरक्षण दिए हुए हैं, अधिकार दिए हैं स्वतंत्रता के। कौन कौन से? एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, अपराध जिस समय आपने किया था उस समय जो सज़ा थी वही उसको सज़ा मिलेगी, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या दिया होगा? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भाई आपके प्राण जो हैं वो आपके लिए स्वतंत्र नहीं है। यदि आप खुद खुशी यदि आप स्वयं जीने की इच्छा आपके अंदर मर चुकी है, आप स्वयं अपना जीवन नष्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कानून से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ये बहुत अच्छा है पॉइंट है, किसी व्यक्ति से उसके जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं आप, और यह कानून के अंदर जीवन जीने का अधिकार आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A, देखिए अनुच्छेद 21A में क्या है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया। भाई जो आपके संविधान संशोधन 86 में हुआ था, 86वें संविधान संशोधन जो कि आपके 2002 में हुआ था, उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि भाई 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे? निःशुल्क शिक्षा देंगे, और यह शिक्षा हम उनको अनिवार्य रूप से करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण। आप अपराध किए हैं आपने, तो अपराध की आपकी गिरफ्तारी के संरक्षण कैसे क्या होंगे? देखिए, अपराध के बाद दंडात्मक निरोध। आपने अपराध किया है और आज यदि अपराध आपका सिद्ध हो गया और आपको सज़ा हो चुकी, तो उसके बाद आपको दंड नहीं दिया जाएगा। आप क्या होगा? दंड के भागीदार नहीं होंगे। उसके बाद आपको, जैसे आपने एक बार आपने कोई अपराध किया और आपका अपराध सिद्ध हो गया और कोर्ट ने आपको सज़ा दे दी, उस सज़ा देने के बाद, कोर्ट की सज़ा देने के बाद फिर आपको क्या होगा? दंड नहीं दिया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट देखें, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सबसे पहले आपका क्या है? आपको जब पुलिस पकड़ेगी अपराध के बाद, तो आपको उसको क्या होगा? उसको कारण बताना होगा कि आपको क्यों उन्होंने हिरासत में लिया, अवगत कराना होगा। इसके बाद 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। भाई जो दंडाधिकारी है, उस समय दंडाधिकारी का मतलब जो दंड देने का अधिकार रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं, जहाँ पे अपने जज साहब बैठते हैं। तो 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना पड़ेगा। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आपका जो वकील है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, वह आपसे बात कर सकता है, ये उसको अधिकार आपको दिया गया है। भाई ये पॉइंट आप लोगों को निजी जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपके साथ अगर किसी प्रकार की, भगवान न करे, घटना किसी के साथ होती है, तो आप यहाँ से अपने अधिकारों को जान सकते हैं और अपने अधिकारों के तहत अपने अधिकार उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, कानूनी व्यवस्था के तहत। तो सबसे पहले क्या है? दंड के बाद, अपराध के बाद क्या होगा? दंडात्मक निषेध रहेगा। दंडात्मक निषेध का मतलब दंड देना बिल्कुल आपको मना किया गया है। हिरासत में लेने का कारण आपको बताना पड़ेगा उन्हें, और इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और आप अपने वकील, उस बीच में आप अपने पसंदीदा वकील से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद अपराध के पहले निवारक निषेध।
अपराध के पहले क्या है, निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखो, अपराध के पहले भाई शक के दायरे में कह सकते हैं ना, जिसे कहते हैं शक के दायरे में। भाई अपराध के पहले निरोधक कानून बना हुआ है आपका, जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय आप यदि कानूनी व्यवस्था के तहत आप लग रहा है कि यह व्यक्ति यहाँ पर कानून के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है, और उसको पूछताछ करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय आपको वारंट या कारण, हिरासत में लेने का कारण बताने की आवश्यकता उनको नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। भाई शक के दायरे में, जैसे उन्हें शक हुआ कि यहाँ पे आप लोग किसी प्रकार का दंडनीय काम करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा दंडनीय अपराध हो सकता है, जिसमें बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ दंडाधिकारी के समक्ष कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। तो ये है अपराध के पहले आपका निवारक निरोधक कानून, और ये है दंडात्मक निरोधक कानून, जो कि आपके अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 22 में। इसके बाद नंबर तीसरा आता है हमारा मौलिक अधिकार, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 है में दर्शाया गया है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। भाई आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं कह सकते हैं। जब तक उसकी इच्छा है तब तक वह काम करेगा, जब उसकी इच्छा नहीं होगी तब वह काम नहीं करेगा, और किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। भाई किसी व्यक्ति को कोई बेच नहीं सकता है, और कोई उसको खरीद नहीं सकता है, और ना ही उसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं और जाके वह आपके खिलाफ रिपोर्ट दायर करता है, तो आपको सज़ा हो सकती है। ये आपका दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, देखिए 14 वर्ष की कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने में, खाद्यान्नों में या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी बाल अपराध के थ्रू आता है, अनुच्छेद 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार 3 में आता है आपका बाल नियोजन, जिसमें आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी प्रकार का सर्वे के काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की ओर। चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या क्या कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। अनुच्छेद 25 में कह रहा है, अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। भाई अंतःकरण, वह व्यक्ति स्वयं में अगर किसी की दबाव में ना हो तो क्या कर सकता है, वह अपनी धार्मिक रीति रिवाज को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। वह किसी को बाध्य नहीं करेगा। सिर्फ बस क्या है, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगा हमारे धर्म या जाति या रिवाज को मानने के लिए। सिर्फ अपनी खुशी से कोई भी व्यक्ति आपके धर्म में आना चाहे तो आ सकता है, और वह व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा कहा है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में कहा गया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना,
कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। भाई अनुच्छेद 26 में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म या संस्थान के लिए कोई भी कानूनी रूप से संपत्ति अर्जित कर सकता है और अपने स्वयं के नियम और स्वयं का प्रशासन वहाँ पर कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त, टैक्स फ्री रहेगा। भाई धार्मिक कार्यों के लिए यदि आप धन को रखते हैं या कहीं लगाते हैं, जमा करते हैं, तो आपका वो क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। भाई कोई व्यक्ति किसी धर्म को या धार्मिक संप्रदाय को कोई धन दान दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकती राज्य सरकार। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में हमें दी है। अनुच्छेद 28 में क्या है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे सरकारी खर्च से या किसी सरकारी संस्थान में आप क्या कर सकते हैं, किसी सरकारी संस्थान में आप धर्म का प्रचार प्रसार या उसके खर्चे से धर्म का प्रचार या धर्म संप्रदाय को नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। कोई ये नहीं कह सकता है, कोई शिक्षक या कोई भी संस्थान, कि अपने विद्यार्थियों से नहीं आपको इस धर्म के बारे में मानना पड़ेगा या इस धर्म के बारे में उपदेश देना पड़ेगा या सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। अनुच्छेद 28 में ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद नंबर 5 में मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 5 में आपका है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो पहले हुआ करते थे, देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि अल्पसंख्यक व्यक्ति जो हुआ करते थे, पहले डायग्राम में देख रहे हैं इस तरीके से देख रहे हैं आप कि अल्पसंख्यक व्यक्ति जो थे वो झुके हुए होते थे, नतमस्तक हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनको स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता मिलने के बाद वो इस तरीके से खड़े हो गए। अल्पसंख्यक मतलब कम लोग, कम जाति वाले लोग होते, जो जिस धर्म में कम लोग होते हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक के रूप में रखते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। भाई कोई किसी की धर्म या जाति या किसी प्रकार की भाषा को देखकर किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकता। उसकी शिक्षा किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं की जा सकती है और उसे स्वतंत्रता इस तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के लिए आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। भाई अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना स्वयं का, अपने वर्ग का स्वयं का अगर उनको कोई संस्थान खोलना है तो आप उसमें स्वयं की प्रशासन कर सकते हैं, स्वयं के शासक बन सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और सरकार से जो भी उसको अनुदान प्रदान होगा वह सरकार देगी, मदद करेगी। उसके लिए सरकार को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे उदाहरण, किसी को मदरसा जैसे मदरसा खोलना है या संस्कृत महाविद्यालय खोलना है या विद्यालय खोलना है संस्कृत की, तो क्या होगा? सरकार बराबर का भागीदारी रहेगा। सरकार
जितना अनुदान अन्य विद्यालयों को देगा उतना अनुदान आपको भी देगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि आप मदरसा चला रहे हैं, आप संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं तो आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई भी किसी प्रकार से सरकार आपके अनुदान के लिए भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा अनुच्छेद 30 में कहा गया है। नंबर 7 में बात कर लेते हैं। नंबर 7 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 32 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर हमें देखिए 29 से 30 तक पढ़ाया और 31 छोड़ दिया। भाई 31 हमने प्यारे बच्चों इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 31 में है संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो कि आपका रोक दिया गया, जो कि आपका ख़त्म कर दिया गया 44 में संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 6वें में देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भाई संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 बड़ा ही तगड़ा आपका और मेन अनुच्छेद रखा गया है जो कि स्वतंत्र है। आज भारत में अनुच्छेद 32 के तहत ही सभी लोग अपने जीवन यापन की सारी क्रियाएं कर सकते हैं और किसी की भी शिकायत, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति किसी के बारे में भी कुछ बोल सकता है तो वो है अनुच्छेद 32 के तहत, उसको ऐसी स्वतंत्रता है। देखिए इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। जितने भी अपन ने मूल अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार भी हैं, आपके मूल अधिकार भी हैं, तो उन सब का संरक्षण इसी से होता है। उन सब का क्षरण नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है सिर्फ अनुच्छेद 32 की वजह से। क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 32 में कहा है कि आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनका किसी प्रकार से हनन हो रहा है, आपके साथ किसी प्रकार की जासूसी हो रही है, तो आप सीधा कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, ऐसी आपको स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट दायर करना पड़ेगा और वहाँ पर आपकी रिट को एक्सेप्ट किया जाएगा। रिट 5 प्रकार से दायर करता है, 5 प्रकार से दायर कर सकते हैं रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। दूसरी रिट आपकी होती है परमादेश, तीसरी आपकी अधिकार परीक्षा, चौथी आपकी प्रतिषेध और 5वीं आपकी उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार रिट कितने प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं? 5 प्रकार से डलती हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब देखते हैं पहले कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आखिर होता क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को देख लेते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर को प्रस्तुत करना। भाई आप अपने शरीर को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देंगे, किसी दूसरे के सामने आप स्पष्ट रूप से दिखेंगे कि आपको बंदी बना के कहीं एक जगह पर रख दिया और आपको वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। भाई कोई व्यक्ति को लगता है कि हमने यह अपराध नहीं किया गया है और हमें अवैध रूप से यहाँ पकड़ लिया गया है, जबरदस्ती रूप से हमें और यहाँ पर जबरदस्ती रूप से रखा गया है, अवैध रूप से रखा गया है, तो वह क्या करेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर आपकी
आदेश करेगा, सुनवाई करेगा कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देगा कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे कोर्ट में, और अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी की पर कार्रवाई की जाएगी। भाई ये अधिकारी को आदेश देगा कि निश्चित समय में और निश्चित स्थान जौन से भी कोर्ट में जहाँ पर भी कोर्ट ने आदेश किया है वहाँ पे बुलाकर उनके समक्ष इसको पेश करें, वहाँ उसकी सुनवाई होगी रिट की, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता है आपको। इसके बाद दूसरी आपको हमने रिट बताई थी परमादेश रिट। परमादेश रिट में क्या होता है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, यदि आपको लगता है कि कोई अधिकारी अपने कार्य को सही हिसाब से नहीं कर रहा है, जिसमें सभी जनों का हित हो, ऐसा कार्य नहीं कर रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और रिट दायर करने के बाद कोर्ट के द्वारा उसको एक नोटिस, एक आदेश दिया जाएगा, और उस आदेश पर उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और आपके जो भी आपने जो भी शर्तें रखी हैं उन शर्तों को वहाँ सुना जाएगा और उन पर आपकी जांच बैठा ली जाएगी, और ऐसा नहीं होगा तो आप उस अधिकारी के प्रति कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस सब पर सख्त कार्रवाई कर सकता है कोर्ट। तो ये परमादेश हो गया, कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने आदेश देंगे अधिकारियों को, और ऐसा अधिकारियों को करना पड़ेगा। इसके बाद अगला हमने रिट बताई थी आपको अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या है, यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। भाई आपको कोई व्यक्ति देखे, आपने कई बार आप वीडियो देखे होंगे कि फ्रॉड तरीके से कई लोग पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करते हैं, तो उनके लिए ये रिट है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है, सरकारी पद प्राप्त करता है और गैर कानूनी तरीके से करता है, तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रिट दायर की जाएगी और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको सजा दी जाएगी। इसके बाद प्रतिषेध में यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भाई कोई देखिए, कोई कोर्ट निम्न कोर्ट है, छोटी कोर्ट है, और उसके अधिकार क्षेत्र में वह मामला नहीं आ रहा है और वह इस मामले को टरका रहा है या आपको घुमा रहा है और उसको कुछ समय के लिए टाल रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में रिट दायर करेंगे और कोर्ट वहाँ से क्या करेगा, हाई कोर्ट या उच्च कोर्ट क्या करेगा, अपने जो निम्न न्यायालय को है उसको एक पत्र जारी, आदेश जारी करेगा और स्पष्ट रूप से कहेगा कि आप इस चीज़ की सुनवाई ना करें, इस चीज़ पर आप कोई भी प्रकार से कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह आपके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्वयं इसके जवाबदेही होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्प्रेषण। पाँचवीं रिट क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जाए। यदि देखिए कोई मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, उसका मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद कोई वरिष्ठ कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, वह छोटी कोर्ट को आदेश कर सकती है कि इस वाले मुकदमे को तुरंत मेरे पास फॉरवर्ड किया जाए, मेरे पास भेजा जाए, क्योंकि यह काफ़ी समय से लंबित चल रहा है। ठीक है, काफ़ी समय से चल रहा है, इस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, कोर्ट रिट दायर करेगी, उत्प्रेषण रिट दायर करेगी। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रकार से रिटें आपने पढ़ी हैं और यहाँ पे हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आशा करते हैं आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बड़ी ही शानदार जोरदार क्लास आप लोगों के सामने हमने पेश की है और यहाँ हमने संविधान के मौलिक अधिकारों को
पूर्ण रूप से पढ़ा और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लासों के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से मौलिक अधिकार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा मौलिक अधिकार एग्जाम के अलावा आपकी निजी ज़िंदगी के लिए, आपके निजी अधिकारों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनको तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन, अगली सीरीज के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।